हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिए क्योंकि इस क्लास के कंप्लीट होते होते आप इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से सीख चुके होंगे। कौन कौन सी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये भी आप जान चुके होंगे। कैपिटल लॉस किसको कहते हैं हम लोग। और सर्कुलर फ्लो ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड इन्वेंट्री लेवल्स, है ना। और कैपिटल स्टॉक क्या होता है ये भी आप जान जाएंगे। साथ में आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वर्सेस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है ना। ये इन्वेस्टमेंट के दो टाइप हैं, ये भी आप सीख चुके होंगे इस क्लास में। और फाइनली डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, इसको भी आप जान जाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे वर्ड्स आपने अकाउंट्स के सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में एग्जैक्टली वैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी पाया जाता है। इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। वेलकम टू इकोनॉमिक्स ज्ञान विद सुधीर मित्तल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 12 का चैप्टर 2, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। टॉपिक नंबर 2.3 है ये। और इस चैप्टर की जो लिस्ट है टॉपिक्स की वो इस तरह से है। ये दो टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, और आज जो हम पढ़ेंगे वो इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम पढ़ेंगे। 2.5 में हम डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल रेजिडेंट स्टेटस, यानी कि जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है कि नेशनल इनकम में और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या फ़र्क होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक 2.6 में हम पढ़ेंगे नेट डायरेक्ट टैक्सेस, दैट मीन्स एनआईटी क्या होता है। साथ में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी क्या होता है, ये भी हमारे नेशनल इनकम कंपटीशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। इन सब बातों को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। साथ में इसके बाद जो आएगी इस चैप्टर की एग्जाम सीरीज आएगी, जिसमें बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस का सिलेक्शन है। और ख़ास बात ये है कि इन सभी टॉपिक्स के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप जब चाहें उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी 2.3 पे इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखते हैं। सेम हमारा टॉपिक का टाइटल आ गया। आगे बढ़ते हैं। वाई ऑफ दिस टॉपिक, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये वाला इन्वेस्टमेंट का और डेप्रिसिएशन का जो बात है वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। देखिए पॉइंट 1, इन्वेस्टमेंट इन कॉमन मैन लैंग्वेज मीन्स सेटिंग अप न्यू फैक्ट्रीज एक्सेट्रा एंड एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग। ये क्या मतलब हुआ कि आम आदमी कैसे बोलता है इन्वेस्टमेंट को कि यार कोई नई नई, मतलब इकोनॉमिक्स के सेंस में हम उसमें बात नहीं कर रहे कि शेयर में इन्वेस्ट कर दिया या हमने घर में इन्वेस्ट कर दिया, वो सब बात नहीं कर रहे। हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म से अगर सोचें तो आम आदमी क्या कहेगा कि जी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है नई नई फैक्ट्रियाँ लगाना, या जो फैक्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको एक्सपेंड करना, उनका साइज और बड़ा करना। तो ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल ठीक जजमेंट है इन्वेस्टमेंट शब्द का इकोनॉमिक्स में। और देखते हैं आगे। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इज द बैकबोन ऑफ अ इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था का ना मतलब रीढ़ की हड्डी है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फंस जाएंगे वो लोग, पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी कुछ ही टाइम में। तो ऐसा क्यों है कि इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट जनरेट्स न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज बनेंगी, जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बढ़ेंगी, उतनी ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को। वो बहुत ज़रूरी है ना, लोगों को रोजगार मिलना। पॉइंट 2, इंक्रीजेज द नेशनल इनकम इन द कंट्री। कंट्री का जो नेशनल इनकम है, जीडीपी समझ लीजिए मोटा मोटा, वो भी बढ़ता है इन्वेस्टमेंट से। और साथ में हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता है ना। जो एवरेज जीडीपी हुआ पर पर्सन ऑफ द पॉपुलेशन, वो भी हमारा बढ़ता है। तो इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट होना किसी भी इकोनॉमी में बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, इन ऑर्डर टू बी रेजिलियंट टू, इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी। अभी रेजिलियंट क्या होता है जी, इसका मीनिंग आया है यहाँ पर। देखिए इन इकोनॉमिक्स रेजिलियंट मीन्स बीइंग शॉक प्रूफ। क्या मतलब है इस बात का? इकोनॉमी में ना शॉक्स लगते रहते हैं, मतलब बिजली के करंट जैसे, उससे भी ज़्यादा भयंकर शॉक्स पूरी अर्थव्यवस्था को लगते रहते हैं। कभी कोरोना आ गया, कभी फ्लड आ गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी फैक्ट्री में आउटपुट नहीं रही, कभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ गलत हो गई, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स के इतने ज़्यादा हाई हो गए कि लोन नहीं मिल रहा कंपनीज को, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे कारण होते हैं जो इकोनॉमी में ना ये शॉक्स लगते रहते हैं। कभी आप देखो ना इंटरनेशनल ट्रेड में गड़बड़ हो गई,
यूएस की और चाइना की लड़ाई होगी आपस में, टैरिफ वॉर जिसे कहते हैं, टैरिफ वॉर आपने सुना होगा। तो टैरिफ वॉर होने से क्या हुआ कि चाइना के एक्सपोर्ट्स कम हो गए। तो ऐसे जो शॉक्स लगते रहते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को, उनसे बचने के लिए, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और हेल्दी बने रहने के लिए भी अच्छे लेवल का इन्वेस्टमेंट होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट टॉपिक को आज पढ़ रहे हैं। पॉइंट 4, amidst the international competition, a country with greater investment will grow faster than another country with greater consumption. दो कंट्री हैं, एक कंट्री में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जैसे कि इंडिया, और एक कंट्री है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है जैसे कि चाइना। तो आप देखोगे कि नेचुरली चाइना ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगा इंडिया के मुकाबले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। तो आप कहोगे सर चाइना के पास इतना पैसा कहाँ से आया इन्वेस्ट करने के लिए? एक्चुअल में चाइना के पास, हमसे तो अमीर है ही चाइना, लेकिन चाइना के पास यूएस से और यूरोप से बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है चाइना के अंदर। तो ये भी कारण है कि चाइना में इन्वेस्टमेंट का लेवल हमसे कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारे पढ़ने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जिन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट का लेवल अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, वो अच्छा ज़्यादा स्पीड से ग्रो करते हैं। और देखते हैं अगला पॉइंट, व्हाट इज कैपिटल स्टॉक। ये कैपिटल स्टॉक क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का जैसा ही कुछ है, समझ लेते हैं। देखिए, कैपिटल स्टॉक इज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर सेक्टर इन द इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, उस प्रोड्यूसर सेक्टर की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्टॉक। आम भाषा में, इजी लैंग्वेज में सुन लीजिए, किसी भी इकोनॉमी के प्रोड्यूसर सेक्टर के पास कितनी फिक्स्ड असेट्स हैं, उन सब असेट्स के, फिक्स्ड असेट्स के कलेक्शन को हम बोलेंगे कैपिटल स्टॉक। क्यों? क्योंकि उन्हीं फिक्स्ड कैपिटल के, फिक्स्ड असेट्स के यूज करने से वो प्रोडक्शन करता है और आगे कंजम्पशन के लिए मार्केट में सप्लाई करता है। तो कैपिटल स्टॉक क्या हुआ? कैपिटल स्टॉक इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर सेक्टर इन द इकोनॉमी। इट इज दैट बंडल ऑफ असेट्स विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अभी बताया ना, सेम बात आ गई यहाँ पे। इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया जी, हम क्या बोल रहे हैं, एक नया बात आई, क्या? कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, तो एक साल में हमने कुल कितना कैपिटल स्टॉक बढ़ाया? साल के स्टार्टिंग में मान लीजिए 5 करोड़ का है और साल के एंड में मान लीजिए 7 करोड़ का है। तो साल के बीच में यानी कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितना कैपिटल स्टॉक हमने बढ़ाया? 2 करोड़ का। तो ये 2 करोड़ का जो कैपिटल स्टॉक बढ़ा, इसको हम बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। दैट मीन्स हमने 2 करोड़ की कैपिटल फॉर्म कर दी, यानी कि हमने 2 करोड़ की कैपिटल नहीं बना दी, यानी कि हमने 2 करोड़ नए रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, तो कैपिटल स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, ये दोनों ना आसपास के वर्ड्स हैं, मतलब इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल इंटरप्रिटेशन का फर्क है कि आप कैसे उसको लिखना है। तो वो आप इन डेफिनेशंस को पढ़ करके समझेंगे तो आपको समझ के जो फिर आप याद करेंगे ना, वो आप लिख भी पाएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, और देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होती है जी। हम बहुत कह रहे हैं शुरू से, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, ये होती क्या है? देखिए, इसके कुछ और भी नाम है। इन्वेस्टमेंट को ही हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं और इसी को हम लोग इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक कहते हैं। जो बात आपको बताई ना, 5 करोड़ था साल के बिगिनिंग में, 7 करोड़ था साल के एंड में, तो साल के बीच में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, वो था कि वो क्या था? 2 करोड़। तो 2 करोड़ क्या है? इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। ये लिखा हुआ ना, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, यही बात है, बस सिंपल है यार। इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 5 करोड़, इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईयर 7 करोड़, बीच में कितना बढ़ा इन्वेस्टमेंट? 2 करोड़। तो ये 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट बढ़ा ऐसे कह लीजिए, या 2 करोड़ का कैपिटल फॉर्मेशन हुआ ऐसे कह लीजिए, या इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक 2 करोड़ का हुआ ऐसे कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब इसका हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन और द प्रोसेस that increases the capital stock during an accounting period in a particular country। उसी बात को हमने ज़रा अच्छी से लैंग्वेज में डेकोरेट करके लिख दिया जो अब तक हमने आपको बताई। सेम बात है, एक साल के अंदर किसी एक कंट्री में कुल कितना हमने कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज किया या हमने कुल कितना कैपिटल फॉर्मेशन किया, उसी को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दैट्स इट, काम खत्म। इतना ही इसका डेफिनेशन है। और देखते हैं आगे,
Generally, the higher the capital formation of an economy, the faster an economy can grow its aggregate income. ये जो एग्रीगेट इनकम है ये क्या है, हमारा जीडीपी है। जीडीपी को हम यहाँ पे एग्रीगेट इनकम लिख के बोल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं जितना किसी कंट्री में ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो उतना ही उस कंट्री की इकोनॉमी में जीडीपी या नेशनल इनकम या एग्रीगेट इनकम स्पीड से ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये तो आपको हमने पॉइंट पहले भी बताया था, फिर से आ गया। अब हम कह रहे हैं इन टॉपिक 1.2, इसका लिंक ऊपर है, आप देख लीजिए, इससे आपको वहां पे जल्दी से आप पहुंच जाएंगे। इन टॉपिक 1.2 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन्वेस्टमेंट इज इंजेक्शन फ्रॉम द नेशनल इकोनॉमी व्यू पॉइंट। ये वाली बात हम 1.2 में आपको बता चुके हैं, और ये वाली बात आने वाले टॉपिक्स में या चैप्टर्स में भी आएगी। हिंट आपको दे रहे हैं कि हमने आपको ना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के 3 नाम बताए, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। एक और नाम होता है, उसका नाम है इंजेक्शन। थोड़ा आपको जानना है इसके बारे में तो 1.2 देखिए वापस, या फिर आप वेट कीजिए नेक्स्ट क्लासेस का, जहां पर हम लोग इंजेक्शन और लीकेजेस इन दोनों कंसेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट अस फर्स्ट नो इन शॉर्ट क्या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अब हमने इन्वेस्टमेंट तो पढ़ लिया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मतलब इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक या कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के ना और टाइप्स हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो छोटे छोटे फॉर्मूले इनके आप समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। पहला क्या है जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। सीधी सी बात है, ग्रॉस में आप नेट और डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो तो ग्रॉस निकल आएगा, है ना, बहुत सिंपल है। अकाउंट्स की जो लोग पढ़ते हैं, आप तो सभी अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि जी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। तो इसी फार्मूले की हेल्प से आप नेट इन्वेस्टमेंट का फार्मूला निकाल लोगे, और इसी फार्मूले की हेल्प से आप डेप्रिसिएशन का निकाल लोगे, सिंपल मैथ यूज करते हुए। देखिए नेट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। थर्ड देखिए डेप्रिसिएशन क्या हुआ, इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। हमने डेप्रिसिएशन को यहीं पर रहने दिया और नेट इन्वेस्टमेंट को हम लोग इधर ले गए, तो ये इधर ऐसे हो गया। एक ही फार्मूले से हमने 3 फार्मूले डिजाइन कर लिए। एग्जाम में कुछ भी आए, तीनों में से आप कर सकते हो इजीली, बहुत इजीली, और वैसे भी आसान है, ये वाला टॉपिक मुश्किल नहीं है। देखो रोल ऑफ डेप्रिसिएशन इन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। अब हमने फार्मूला तो देख लिया कि फार्मूले के अंदर हम लोग तीनों ही फार्मूले में किसी न किसी रूप में डेप्रिसिएशन आ रहा है। इसका और फर्दर क्या रोल है वो देख लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर इन्हीं फार्मूलेस को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से बता रहे हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। क्या जो जो आपने ये ऊपर वाले पढ़े ना, ये तो तीनों आप अकाउंट्स में भी कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे, लेकिन जो नीचे वाले हैं ये आपको केवल इकोनॉमिक्स में ही पढ़ने को मिलेगा। देखिए क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन न्यू असेट्स। जो आपने इस फाइनेंशियल ईयर में इस अकाउंटिंग, पहली बात इकोनॉमिक्स के अंदर कभी भी आप फाइनेंशियल ईयर नहीं लिख के आएंगे, क्या लिख के आएंगे, अकाउंटिंग ईयर। तो इस अकाउंटिंग ईयर में आपने जो नई असेट्स पे खर्चा किया, एक तो वो हो एक्सपेंडिचर ऑन न्यू असेट्स, प्लस जो आपने पुरानी असेट्स को ठीक करने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए जो खर्चा किया, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन, एक वो आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। वही बात है, थोड़ा लिखने का ढंग अलग है। और अगर हम कहें कि जी नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है ना, आप पूछेंगे, तो उसका क्या आंसर है, एक्सपेंडिचर ऑन न्यू असेट्स। जो आपने आप पुरानी असेट्स के रिप्लेसमेंट को छोड़ दीजिए, उसकी बात नहीं करते, जो आपने केवल न्यू असेट्स पे खर्चा किया है इस अकाउंटिंग ईयर में, तो उस खर्चे को हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल है, नेट इन्वेस्टमेंट जो कि ये वाला पार्ट है जहाँ पे मेरा कर्सर फ्लो कर रहा है, इसमें आप डेप्रिसिएशन के पार्ट को ऐड कर दीजिए, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट्स, इसको आप ऐड कर दीजिए तो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ईयर 2019 में मान लीजिए किसी कंपनी ने एक बड़ी सी मशीनरी खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़, और उसकी मशीन की लाइफ है 10 ईयर्स। तो हर साल उसको ना, मतलब जो डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना लगेगा भाई, 1 करोड़ की मशीन है और 10 साल का लाइफ है, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो वो लगेगा 10 लाख रुपए का। तो अब मान लीजिए, अब हम बात करें ईयर 2020 की। अब इस ईयर में क्या हुआ, उसने 60 लाख रुपए का नया मशीन खरीदा। अब 60 लाख का तो खरीदा नया, और जो पुरानी मशीन पे डेप्रिसिएशन हो गया उसका हो गया 10 लाख रुपए।
तो उसकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुई, 60 लाख प्लस 10 लाख इक्वल टू 70 लाख, दिस इज इट्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट क्या हुआ, जो केवल जो नया वाला मशीन पे खर्चा किया था, दैट मीन्स नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 60 लाख। ऐसा हमने इस एग्जाम्पल में एक्सप्लेन आपको कर दिया। ये इसका एग्जाम्पल था, सिंपल है। अकाउंट्स भी आप पढ़ते हैं ना, तो मतलब ये तो आपके लिए बहुत बच्चों वाली सी बात है। आपको कहेगा, आप कहोगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, अभी तो हम ऐसे ही कर देंगे। ऐसे ही होना चाहिए, इट इज़ वेरी इजी, नो डाउट। हाउ टू शो इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स। अब हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट कैसे शो करते हैं। आई इज इक्वल टू डेल्टा के। आई फॉर इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट, के फॉर इकोनॉमिक्स में कैपिटल, और डेल्टा तो आपको पता ही है, चेंज इन, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल। कैपिटल किससे वर्ड से क्या मतलब है, यहाँ पे कैपिटल वर्ड से मतलब है आपकी फिक्स्ड असेट्स। तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, इक्वल टू हुआ जो आपके फिक्स्ड असेट्स चेंज हो गए, है ना। तो आपका जितना भी कैपिटल का हो, एक्चुअल में क्या है, अकाउंट्स में तो कैपिटल अलग होता है और फिक्स्ड असेट्स अलग होती हैं। इकोनॉमिक्स में एक ही मीनिंग है दोनों का। और इकोनॉमिक्स में हम लोग ना उसको कभी भी फिक्स्ड असेट्स नहीं बोलते, उसको हम हमेशा के या कैपिटल वर्ड से बोलते हैं। जिसको आप अकाउंट्स में फिक्स्ड असेट्स कहते हो ना, उसको हम इकोनॉमिक्स में कैपिटल बोलते हैं, ऐसा समझ लो आप। तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू चेंज इन कैपिटल, और आपके समझने के लिए इन्वेस्टमेंट इक्वल टू चेंज इन फिक्स्ड असेट्स, लेकिन लिखने के लिए या ऑफिशियली बताने के लिए इन्वेस्टमेंट इक्वल टू चेंज इन कैपिटल। और देखो वही बात को हमने यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख दिया। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आई, और उसका मतलब है चेंज इन कैपिटल फॉर्मेशन, और उसका मतलब है डेल्टा के, सेम बात है। और देखिए हियर डेल्टा के आल्सो मीन्स चेंज इन कैपिटल। आप चेंज इन कैपिटल बोलो या चेंज इन कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, एक ही बात है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट के टाइप कितने होते हैं वो देखते हैं जी। आप कहोगे सर आप कितने टाइप पढ़ाओगे, आपने पहले तो पढ़ाया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, है ना, और अभी आप यहाँ पे कुछ और बता रहे हो। तो ये अलग अलग कैटेगरी है। कभी भी आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ। अगर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आए तो फिर आप उसमें ये वाला लिख के आओगे, ना कि वो वाला। वो केवल आपको ना उसकी एक कैटेगरीज को या उसकी एक रेंज को बताने के लिए था। अब जो रियल में टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन इकोनॉमिक्स, वो अब आया है। क्या है देखिए, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की दो तरह से होता है। एक तो होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसको आप सिंपल समझिए, जो आपने फिक्स्ड असेट्स में जो पैसे लगाए हैं दैट इज योर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और इसमें क्या है, इसमें जो आपने पैसा अपना ब्लॉक किया हुआ है इन्वेंट्री को मैनेज करने का, स्टॉक को मैनेज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और पढ़ते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम लोग फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम लोग इन्वेंट्री स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो क्या होती है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स विद प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। वही बात आ गई ना, फिक्स्ड असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, व्हीकल्स हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई। इन चीज़ों में आपने जो एक साल के अंदर नया एडिशन किया है दैट इज योर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इन्वेंट्री क्या हुआ, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। जैसे कि रॉ मटेरियल का स्टॉक, सेमी फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक अभी बन रहा है, पूरा बन के तैयार नहीं हुआ, और फिर इसको हम WIP बोलते हैं ना, वर्क इन प्रोग्रेस भी बोलते हैं इसको अकाउंट्स में। और फिनिश्ड गुड्स, और जो आपका तैयार माल है फैक्ट्री के अंदर, उसका जो स्टॉक अभी अनसोल्ड है, वो सारा स्टॉक जो बच गया आपके पास। तो ये सारा क्या है, जो जितना इन सभी तरह के स्टॉक में पैसा आपका फंस गया, अभी सेल में नहीं आ पाया, कस्टमर से कोई रिकवरी अभी नहीं हुई, तो वो कहलाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल सिंपल, एक अकाउंटिंग ईयर में आपने फिक्स्ड असेट्स में कितना पैसा लगाया, और यहाँ पर एक अकाउंटिंग ईयर में आपने इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक या किसी भी तरह का स्टॉक हो उसमें कितना पैसा लगाया, दैट इज योर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पर कि बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप पढ़ेंगे पॉज करके तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को तो ये ऐसे एग्जांपल मतलब बिल्कुल करने में मज़ा आता है ना। आप खुद से पढ़िए, अभी भी डाउट रह जाए तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे या कमेंट बॉक्स में पूछिए। व्हाट इज डेप्रिसिएशन। अब इकोनॉमिक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्या होता है देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आई, जो डिक्रीज हुआ,
उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स का डेप्रिसिएशन। कब? जब वो इनमें से किसी एक बात के होने से हुआ हो। क्या? नॉर्मल वियर एंड टीयर। किसी चीज को यूज करने से वो जो चीज है वो घिस जाती है, वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टीयर। इसकी वजह से जो वैल्यू में कमी आई, फॉल हुआ, उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। या फिर पॉइंट नंबर 2 पे है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलसेंस का मतलब क्या है कि हमको पता है कि 5 साल के बाद ये मशीन की वैल्यू तो खत्म हो ही जाएगी, तो हम उसका जो वैल्यू जो कम हो रही है, खत्म हो रही है, हम उसका प्रोविजन अभी से करना शुरू कर देंगे ना, है ना। जैसे जो आप उसमें पढ़ते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड में पढ़ते हो, अंडर चैप्टर ऑफ डेप्रिसिएशन इन योर अकाउंट सब्जेक्ट इन क्लास 11 जो आपने पढ़ा हुआ है। तो जो हमको पहले से पता है कि यार 5 साल के बाद, 10 साल के बाद इस असेट्स की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो जितनी वैल्यू हमारी घट गई, उस वैल्यू को हम पहले से प्रोविजन करके चलेंगे, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। या फिर पासेज ऑफ टाइम। टाइम टाइम बीतता जा रहा है, आप सेट्स को यूज करो या ना करो, उसकी वैल्यू तो कम हो ही रही है ना। तो जो इस तरह से वैल्यू में गिरावट आई, वो उसको भी हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो टाइम के हिसाब से खत्म होती है? आपने मान लीजिए नया कार खरीदा 10 लाख रुपए का, और आप उसको एक भी दिन मत चलाओ, और घर पे खड़ी करके रखो उसको, और आपने 2 साल के बाद उसको मान लो बेचना चाहा कि तो ब्रांड नहीं हो यार, जैसे शोरूम पे खड़ी थी ऐसे घर पे खड़ी, हमने जरा भी नहीं चलाया इसको, क्या 2 साल के बाद उसके आपको पूरे पैसे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे ना। तो जो कमी आई वैल्यू में, वो भी हमारा डेप्रिसिएशन ही कहलाता है। तो इकोनॉमिक्स में 3 बातों से, क्या? नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलसेंस एंड पासेज ऑफ टाइम। तो ये आपको तीनों बातें याद रखनी है अगर आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है तो। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन के और भी नाम है इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि आपको नेशनल इनकम के जब मेजरमेंट वाला चैप्टर आएगा ना, जहाँ पे आप जीडीपी और नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हो, उस चैप्टर में ये वाले वर्ड आते हैं डेप्रिसिएशन की जगह पे लिखे हुए, और आपको पता नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या लिखा हुआ है, क्या करूँ इसका। डेप्रिसिएशन के और भी नाम है। नंबर 1, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ये भी इसका नाम है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये चारों के चारों जो नाम है डेप्रिसिएशन के ही नाम है, सिनोनिम्स हैं, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, मतलब ये जो डेप्रिसिएशन का वर्ड आया, ये हर कंपनी को झेलना पड़ता है। क्यों झेलना पड़ता है? देखिए, पहला है नॉर्मल वेयर एंड टीयर। ये तो आपको पता ही ना, हमने पढ़ाया था अभी आपको, कि जो रूटीन में हम अपनी असेट्स को यूज़ करते हैं, उसकी वजह से मशीन की वैल्यू ओवर द टाइम कम होती चली जाती है ना। मशीन जो है अपनी एफिशिएंसी उसकी कम होती चली जाती है, तो जो उसकी एफिशिएंसी में डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से हमको डेप्रिसिएशन लिखना पड़ता है, अकाउंट फॉर करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलसेंस। इट इज आइदर ड्यू टू नंबर 1, change in technology of production, that is smartphone have caused the investment in low end digital camera manufacturing become obsolete। स्मार्टफोन में सब में कैमरा होते हैं, और जो पहले सस्ते वाले है ना, 6 to 10 15 20,000 तक के जो डिजिटल कैमरा आते थे, तो पहले जो उनकी इतना अच्छा मार्केट था, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में उन कंपनीज ने जो पैसा लगाया था, उस सारे इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्टफोन ने किल कर दिया, उस सारे इन्वेस्टमेंट को बेकार कर दिया। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, वो नई टेक्नोलॉजी के आने से वो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो इसलिए हम भी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलसेंस की वजह से डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर करते हैं। दूसरा हमने लिया कि चेंज इन डिमांड पैटर्न, that is due to change in type of products demanded in the market। अब मार्केट में जिस तरह की चीज़ों का डिमांड हो रहा है, वो ट्रेंड ही चेंज हो गया। जैसे कि क्या हुआ, देखिए, खादी के जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना, जो खादी ग्रामोद्योग वाले जो प्रोडक्ट्स आते हैं, उनकी डिमांड ही कम हो गई मार्केट में। क्यों? कि मशीनों से बनने वाले और बड़े बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाले प्रोडक्ट्स या क्लोथ्स हैं या और घरेलू चीज़ें हैं, वो आने लगे, तो खादी की जो है डिमांड कम हो गई। तो जो खादी में जो इंडस्ट्रीज़ में जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था मशीनों में या और चीज़ों में, सारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बेकार हो गई। तो इसलिए भी हम लोग डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग फॉर करते हैं। थर्ड, पासेज ऑफ टाइम। जो हमने ऊपर ये तीनों बातें लिखी थी, इसी का हम नीचे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको कि पासेज ऑफ टाइम क्या है। देखिए,
इवन इफ एन असेट्स इज नॉट यूज्ड इट स्टार्ट रस्टिंग और डिटोरेटिंग बाय इटसेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप यूज़ करो या मत करो, अगर आपने नया कोई असेट्स खरीदा और उसको यूज़ नहीं भी किया तो भी उसमें कुछ जंग लग जाएगा, उसमें कुछ कमी आ जाएगी, उसकी एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगी, उसकी लुक थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से भी हमको डेप्रिशिएशन अकाउंट फॉर करना है कि टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो अपने आप में डेप्रिशिएटिंग फैक्टर है ना। आपने यूज़ नहीं भी किया तो भी उसकी वैल्यू कम हो रही है, क्यों? क्योंकि टाइम पास हो गया, टाइम जो है आगे निकल गया इस तरह से। तो इस वजह से भी हम लोग डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर करते हैं। इस वाली स्लाइड पे जो खास बात ध्यान देने की है वो ये वाला बॉक्स है। आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इन नामों को याद करने से आपको मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम या जीडीपी इस चैप्टर में बड़ी हेल्प मिलेगी। आगे देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। अब एक नया वर्ड आया जी, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस अभी तक इस टॉपिक में नहीं आया था, अब आ रहा है, तो इसका मैं पहले अलग से बताऊं कि क्या होता है, फिर हम डिफरेंस पे आए। तो बेटर है कि मैंने क्या किया, दोनों चीज़ों को डिफरेंस में ही इंक्लूड कर लिया। इससे आपको कैपिटल लॉस का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा और कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस भी आपको कवर हो जाएगा। इसी टॉपिक का एक और नाम है क्या, एक्सपेक्टेड वर्सेस अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। देखिए क्या होता है, दोनों देख लेते हैं। इधर है डेप्रिसिएशन, इधर है कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन इज ड्यू टू एक्सपेक्टेड रीजंस। हमें पता होता है कि हमारे सेट्स की वैल्यू इतना इतना इस वजह से कम हो जाएगी। वो वजह क्या है, तीन, वीर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है जी। लेकिन कैपिटल लॉस में हमको पता नहीं होता कि हमारे सेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब जितना हमको पता है उससे और कोई रीजन से ही उसका वैल्यू गायब हो गया असेट्स का, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल लॉस। तो डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है, एक्सपेक्टेड, और कैपिटल लॉस क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड। पहली बात। दूसरी बात, कॉजेज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इट इज कॉज्ड बाय नॉर्मल वीर एंड टियर, चेंज इन टेक्नोलॉजी, पैसेज ऑफ टाइम। सेम बात जो हमने पढ़ी है अभी तक। और कैपिटल लॉस किस लिए होता है कि अनफोर्सीन या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस या नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, या कोरोना वायरस का अटैक हो गया वगैरह वगैरह, चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, है ना। जैसे किसी कोई 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 मान लीजिए बस ऑपरेटर है, उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया, बस की वैल्यू खत्म हो गई। ऐसे ही मान लीजिए इकोनॉमिक रिसेशन, अर्थव्यवस्था में इतनी मंदी आ गई कि आपके प्लांट की वैल्यू कुछ नहीं रही। तो इस ऐसे जो कारण जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कब हो जाए कितना हो जाए कुछ नहीं पता, तो उनसे जो हमको लॉस होता है उस लॉस को हम लोग डेप्रिसिएशन ना बोल के कैपिटल लॉस बोलते हैं। थर्ड प्रोविजन देखिए कि हम डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग तो अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है असेट्स की, वो असेट की वैल्यू मान लो 10 लाख रुपए की असेट है और 10 साल में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम आज से ही हर साल 1-1 लाख रुपए जमा करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है 10 साल के बाद हमको 10 लाख रुपए फिर से नए चाहिए। लेकिन कैपिटल लॉस में क्या होता है, मेकिंग सच प्रोविजन फॉर असेट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पता नहीं है ना कितना लॉस होगा और कब होगा, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे अब प्रोविजन करना या उसके लिए अरेंजमेंट करना पहले से ही वो पॉसिबल नहीं है। नंबर 4 पे है प्रोडक्शन। तो डेप्रिसिएशन जो है आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस को खराब नहीं करता है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में आपका ऑब्स्टिकल यानी कि बाधा नहीं डालता है। आपको पता ही है इतना डेप्रिसिएशन होना ही होना है, तो आप उसी हिसाब से एडवांस में अरेंजमेंट करके चलते हो। लेकिन कैपिटल लॉस का नहीं पता कि कब अर्थक्वेक आ जाए, कब फ्लड आ जाए वगैरह वगैरह, तो इससे आपका प्रोडक्शन प्रोसेस आपका बंद हो सकता है या कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करना पड़ सकता है। लास्ट देखिए सॉल्यूशन। डेप्रिसिएशन का सॉल्यूशन क्या है, डेप्रिसिएशन का सॉल्यूशन है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। 10 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो आप अभी से हर साल 1-1 लाख रुपए सेविंग करना शुरू कर दो, या जैसा भी आपको बैंक इंटरेस्ट दे उसके हिसाब से, तो आपको 10 साल के बाद 10 लाख रुपए तैयार मिलेंगे। लेकिन इसमें आप ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसका, कैपिटल लॉसेस का कोई सॉल्यूशन नहीं है सिवाय एक के, क्या, अपनी असेट्स का इंश्योरेंस करा के रखिए। अगर कुछ ऐसा हुआ जो आपके असेट्स की वैल्यू खराब हो गई, असेट्स आपकी बिगड़ गई, तो फिर आपको इंश्योरेंस से पैसे मिल जाएंगे, तब आप नया असेट खरीद पाओगे। तो ये था डिफरेंस एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का, और इसी को हम लोग डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस भी कहते हैं। तो इस वाली स्लाइड में आपने 2 बातें कर ली, क्या, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का डिफरेंस भी सीख लिया, और कैपिटल लॉस होता क्या है वो भी सीख लिया। कोई आपसे जस्ट पूछे कि एक नंबर का कैपिटल लॉस क्या होता है,
1 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बताओगे? कैपिटल लॉस इज द लॉस कॉज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड रीजंस। जैसे कि आप एग्जांपल दे दो, फ्लड है, नेचुरल कैलेमिटीज कोई भी है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, और कुछ भी इस तरह से है, कोई वायरस का अटैक है, कोई ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन है, इस तरह से कोई भी चीज़ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, उससे जो लॉस हुआ आपको, वो आपका कैपिटल लॉस है। एक यहाँ पे जो हमने प्रोविजन में सी नोट 1 लिखा हुआ है, उसका हम क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, वो देखते हैं। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड is the accumulation of money kept aside by the producers for replacing their existing investments in future। आज 10 लाख का मशीन खरीदा, हमको आज ही मालूम है कि 10 साल के बाद इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 10 साल के बाद फिर से 10 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे नया मशीन खरीदने के लिए। तो वो नया मशीन खरीदने के लिए 10 लाख रुपये उस टाइम पर कहाँ से आएंगे? तो ऐसे आएंगे कि आप आज से ही 1-1 लाख रुपए या जो कुछ भी अमाउंट आपके बैंक के इंटरेस्ट के हिसाब से बनती है, वो अमाउंट आप जमा करना शुरू करोगे, ताकि आपको 10 साल के बाद अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए नए तैयार मिले, है ना। 10 लाख रुपए नए, न्यू अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज इज रेडी फॉर यू टू यूज फॉर द परचेज ऑफ न्यू सिमिलर असेट। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड जो आपने 1-1 लाख रुपए जमा किया ना, इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, तो इससे आपको एकदम से क्लैरिटी आ गई होगी। और इसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, क्या महत्व है किसी इकोनॉमी में? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, यानी कि फिक्स्ड असेट्स में पैसा लगाना, प्लांट एंड मशीनरी में, लैंड एंड बिल्डिंग में, न्यू न्यू फैक्ट्रीज को बनाने में पैसा लगाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, जितना ज़्यादा किसी इकोनॉमी में फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट होगा, उस इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी उतना ही बढ़ेगी। सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा मशीनें उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन, जितने ज़्यादा नई नई फैक्ट्रीज उतना ज़्यादा क्वांटिटी में नया नया प्रोडक्शन, इसलिए इसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस है। दूसरा, इंक्रीज इन हायर लेवल ऑफ आउटपुट। अब सोचो ना, जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज, जितनी ज़्यादा मशीनें, उतना ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगा, किसका? पूरी कंट्री का। एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, एएस जिसको हम बोलते हैं, एएस, ठीक है, शॉर्ट में, तो कंट्री का वो बढ़ेगा। तीसरा, इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। जब कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा पूरी कंट्री में, तो पूरे कंट्री का जो नेशनल इनकम है, साथ साथ में पर कैपिटा इनकम, दैट मीन्स एवरेज जीडीपी पर पर्सन ऑफ द पॉपुलेशन, इसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, ये भी बढ़ेगा। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से बड़े फायदे, हमने तीनों फायदे अभी पढ़ लिए। आगे देखते हैं, फोर्थ फायदा क्या है? इंक्रीज इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। आपकी कंट्री में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ना, आप इंटरनेशनल कंपटीशन में उतना स्ट्रांगली अपने आप को रख पाओगे। एग्जांपल, चाइना। चाइना में इतना प्रोडक्शन होता है, इतना प्रोडक्शन होता है कि अब देखो, वो हर एक कंट्री को, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो मतलब किसी भी कंट्री को परेशान करके रखता है। तभी भी वो वर्ल्ड में कोई भी कंट्री चाइना को कुछ भी नहीं बोलता है, सिवाय थोड़ा बहुत टैरिफ वॉर कर दिया वगैरह वगैरह। मतलब चाइना के ऊपर कोई किसी का शासन नहीं है। क्यों? उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी इतना ज़्यादा है कि अब वो ग्लोबल कंपटीशन में आज के टाइम में यूएस के बाद दूसरे नंबर पे आता है। तो इसकी वजह से वो स्ट्रांग हो गया, ग्लोबल कंपटीशन में वो स्ट्रांग है। ठीक है, और देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अभी तो हमने पढ़ा फिक्स्ड असेट्स का इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस, अब हम पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री के इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है किसी इकोनॉमी के ग्रोथ में। देखिए, 1, एंश्योरिंग अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ मटेरियल्स। अगर इकोनॉमी में सफिशिएंट इन्वेंट्री है, सफिशिएंट स्टॉक है रॉ मटेरियल्स के, सेमी फिनिश्ड मटेरियल्स के, या फिर फिनिश्ड गुड्स के, तो अगर सफिशिएंट स्टॉक है तो कभी भी उस कंट्री की इकोनॉमी में जो सप्लाई है वो कभी भी बीच में उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। जब जितना डिमांड होगा वो स्टॉक से अपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट। अब कल को मार्केट्स में क्या हो जाए, है ना, मतलब ज़्यादा बारिश हो जाए, या फिर कोई फ्लड आ जाए, या फिर कोई मतलब रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन बंद हो जाए, या फिर किसी महीने में, किसी साल में, पर्टिकुलर ईयर में रेंस का डेफिसिट हो जाए, ठीक से जो है गेहूं और चावल इस तरह की चीज़ों का प्रोडक्शन ही ना हो पाए खेतों में। तो तरह तरह की चीज़ें जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो अनिश्चितताएं हैं हमारे फ्यूचर में, अगर आपके पास ऑलवेज पहले से ही काफ़ी अच्छे लेवल के स्टॉक मेंटेन्ड है, इन्वेंट्री लेवल मेंटेन्ड है, तो आप अपना काम चला लोगे। अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करी ठीक से, तो आप फंस जाओगे, फिर आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे महंगे प्राइसेस पर। थर्ड,
एनेबलमेंट ऑफ प्रोड्यूसर्स टू मीट सडन डिमांड। अगर प्रोड्यूसर्स के पास अच्छी क्वांटिटी में इन्वेंट्रीज हैं तो अगर मान लीजिए उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है तो वो सप्लाई कर पाएंगे। अगर इन्वेंट्री नहीं है तो सप्लाई कहाँ से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। अभी तो हमने पढ़ा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिर हमने पढ़ा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, अब एक और कैटेगरी है नेट इन्वेस्टमेंट की। क्या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है किसी इकोनॉमी में, देखिए। इंक्रीज इन नेट इन्वेस्टमेंट रेजेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी। जितनी ज़्यादा नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। हमने अभी पढ़ाया था अभी आपको ये वाला। और इसका एक और डेफिनेशन है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन द न्यू असेट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये इसका डेफिनेशन हुआ। तो आपने नया नया फैक्ट्री कितना लगाया, नया नया मशीन कितना खरीदा आपने उस पर्टिकुलर ईयर में, तो इस बात से ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में कैपिटल का स्टॉक कितना है पूरी इकोनॉमी में, है ना। तो जितना ज़्यादा नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपकी कंट्री में या इकोनॉमी में स्टॉक ऑफ कैपिटल भी बढ़ेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा आगे देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेटर कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर। आप समझिए कि मान लो कंपनी में पहले जिस तरह का इन्वेस्टमेंट था अब वो बढ़ गया, उन्होंने और एडवांस मशीनें लगा ली। दैट मीन्स जो एक वर्कर पहले 2 लाख रुपए की मशीन पर काम करके आउटपुट निकालता था, अब वो 5 लाख रुपए वाली महंगी मशीन पे, एडवांस मशीन पे काम कर रहा है वही वर्कर, तो ज़्यादा आउटपुट निकलेगी ना, एडवांस मशीन है। तो यही बात हम कह रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेटर कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, और देखिए इंक्रीज इन द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। वही बात हो गई, जब एक वर्कर एडवांस मशीन पे काम कर रहा है तो उस वर्कर की जो अपनी प्रोडक्टिविटी वो बढ़ेगी। पहले मान लीजिए दिन भर में बना रहा था वो 10 पीसेस, अब बनाएगा 20 पीसेस, तो उसकी अपना भी फायदा होगा, उसकी अपनी सैलरी बढ़ेगी, है ना। जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो जो कंपनी का ओनर्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो अपने वर्कर को सैलरी भी अच्छी देंगे फिर। तो ये बात हुई। और जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जितनी ज़्यादा नई नई फैक्ट्रीज लगेंगी, प्लांट का साइज बड़ा होगा, प्लांट्स एक्सपेंड होंगे, उस हिसाब से नया नया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगा। ठीक है ना, कोई नया फैक्ट्री लगे तो उस पर जितने भी बंदे नए आए काम करने के लिए उन सबको नया रोजगार मिला ना, तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अगर ये सब होता रहा, नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहा, तो कंट्री का जीडीपी भी उस हिसाब से ग्रो करेगा। एक्सेलरेशन ऑफ जीडीपी ग्रोथ मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगा। मतलब जीडीपी पहले बढ़ रही थी ऐसे मान लीजिए, अब वो ऐसे ना बढ़ के ऐसे बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे ये वाला बात आपको बता रहे हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, एक छोटा सा टॉपिक समझ लीजिए कि ऐसा कैसे होता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, फिर और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इस तरह से सर्कल चलता रहता है। ये कैसे पॉसिबल है वो हम देख रहे हैं। देखिए इस वाले टॉपिक को हम लोग साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक है, ये गोल गोल घूमता रहता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की तरह, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक नंबर 1.2 में पढ़ा था। जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम गोल गोल घूमता है ना, ऐसे ही सर्कुलर फ्लो ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन गोल गोल घूमता है, मतलब बढ़ता रहता है, वो इंक्रीज होता रहता है साइज उसका। तो इस बात को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए टॉप से शुरू करते हैं, मोर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि आपने और ज़्यादा नेट असेट्स में यानी कि फिक्स्ड असेट्स में आपने पैसा लगाया, उससे क्या होगा जी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी, क्योंकि आप एडवांस मशीनें लेके आ रहे हो, या अपने एग्जिस्टिंग प्लांट का आप साइज बड़ा कर रहे हैं या उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगा। उससे क्या होगा जी, उससे कंट्री का जो जीडीपी है या लेवल ऑफ आउटपुट है वो बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। ज़्यादा प्रोडक्शन मीन्स ज़्यादा जीडीपी। उससे क्या होगा, जब जीडीपी बढ़ेगी कंट्री की तो हायर लेवल ऑफ फैक्टर इनकम भी बढ़ेगी। फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस। ठीक है, तो ये सब का भी इनकम बढ़ेगा, हाउस होल्ड का इनकम बढ़ेगा इस तरह से ना। तो यहाँ से लेकर के हमने यहाँ तक पढ़ा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से, प्रोड्यूसर सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम बढ़ती है। अब हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम बढ़ने से क्या होगा, अब देखते हैं। जब इनकम बढ़ेगी उनकी तो उनकी सेविंग्स बढ़ेगी, है ना। सेविंग जब, भाई कितना खर्चा करेगा, सारा पैसा जितना इसका इनकम बढ़ा है सारा खर्च थोड़ी कर देगा,
कुछ पैसा खर्च करेगा, कुछ की सेविंग करेगा। तो कुछ उसकी सेविंग जो बढ़ी, उस हायर सेविंग की वजह से, बढ़ी हुई सेविंग्स की वजह से अब वो उस पैसे को इन्वेस्ट भी करेगा, चाहे वो बैंक में पैसा जमा करे, चाहे उसको सीधा अपना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वेस्ट करे। तो हायर सेविंग का मतलब क्या हुआ? हायर इन्वेस्टमेंट। और हायर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? सेम बात, मोर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा कैपिटल नया फॉर्म होगा, नया कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो अच्छा हो गया। तो ये अब गोल गोल घूम गए इस तरह से, यहाँ से शुरू किया था, घूम करके हम लोग यहाँ पर आ गए, और फिर यहाँ से वापस फिर से घूम के यहाँ पे आ गए। इस तरह से ये लूप में ये पूरा प्रोसेस हमारा चल चल गया। इसी को हम लोग साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक है, ये गोल गोल ऐसे टर्न करता रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 2.3। और अब हम आपसे मिलेंगे 2.4 टॉपिक में, जिसका नाम है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। इस टॉपिक जो ये होगा, ये इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे अब हम ना मेजरमेंट ऑफ जीडीपी वाले टॉपिक की तरफ आने वाले हैं। तो अब जैसे जैसे आप क्लास ये करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा उस चैप्टर को हैंडल करने के लिए, जिसकी वेटेज आपके एग्जाम में बहुत अच्छी ज़्यादा है, और उसको लर्न करना आपके लिए पर्सनली भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस चैप्टर की एग्जाम सीरीज भी यहाँ पर पड़ी हुई है 2.7 नंबर पर, आप उसको ज़रूर देखें। उस सीरीज़ में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस का सिलेक्शन मिलेगा, आप उसको अटेंड करें। और वो एक सेल्फ असेसमेंट जैसा प्रोसेस है, आप खुद से ही जज कर पाएंगे कि आप कोई चैप्टर कितना अच्छे से लर्न हुआ है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।